दूरदर्शन के सभी दर्शकों को आदाब, नमस्कार। दोस्तों, हम अपनी आज़ादी की, अपनी स्वतंत्रता की 75वीं सालगिरह मना रहे हैं और जब हम स्वतंत्रता की बात करते हैं तो जाहिर है हमारे दरमियान, हमारे दिमाग में हमारे मुल्क की 150 साल वो तारीख़, वो इतिहास भी सामने रहता है कि जहाँ पर लोगों ने अपने आप को आगे लाकर और अपनी कोशिशों को बरूए कार लाकर अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी और इस मुल्क को आज़ाद कराने में अपना योगदान दिया। दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में इसी टॉपिक पर बात करने के लिए, इसी उन्वान पर गुफ्तगू करने के लिए दो शख्सियतें, दो पर्सनालिटीज़ मौजूद हैं और ये दोनों ही ट्राई सिटी की ही नहीं बल्कि हमारी कहना चाहिए उस क्षेत्र में जहाँ आज़ादी की गुफ्तगू होती है, जहाँ से हम आज़ादी की बात कर सकते हैं, उस मैदान में इनका बड़ा योगदान है। बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। मैं उनका तारुफ़ कराना चाहूँगा। हमारी बाईं जानिब सबसे पहले बैठे हुए हैं शारदा जी, और शारदा साहब के बारे में क्या अर्ज़ कर सकता हूँ, इससे पहले भी आप उनको दूरदर्शन के इस चैनल और इस प्रोग्राम के माध्यम से कई मरतबा देख चुके हैं। गांधी स्मारक निधि के से जुड़े रहे हैं और हमारी जो आज़ादी की सरगर्म लोग रहे हैं उनसे जुड़े रहे हैं, सरकार की बहुत सी स्कीमों से वाबस्ता हैं, तो इसलिए उनकी पहचान एक फ्रीडम फाइटर के तौर पर और एक समाजी कारकुन के तौर पर बहुत बड़ी है। हम उनका इस्तकबाल करते हैं। और एक दूसरी बहुत ही मोहतरम शख्सियत मैं कहना चाहूँगा कि डॉक्टर दीप्ति गुप्ता जी हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखती हैं, आप इंग्लिश डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई हैं, वहाँ की हेड रही हैं और पंजाब यूनिवर्सिटी के एलुमनाई एसोसिएशन की चेयरपर्सन के तौर पर भी पूरे हिंदुस्तान को उन्होंने एक साथ जोड़े रखा है। और हमारे इस कोविड के माहौल में भी उन्होंने वर्चुअल वेबिनार और वर्चुअल गुफ्तगू करके एक इस तरह का एक संगठन उन्होंने बनाया है कि हमारा जहन एक ख़ास तौर से ऐसे माहौल में भी डेवलप रहा, प्रगतिशील रहा कि हमें लगा कि नहीं, हम अपने कामों से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, आज इस स्टूडियो में हमारे ये दोनों मेहमान हैं और मैं आपका खादिम, आपका दोस्त, आपका होस्ट शम्स तब्रेज़ी हमेशा की तरह आपके साथ हूँ और गुफ्तगू करेंगे इन दोनों मेहमानों से कि आज़ादी की 75वीं सालगिरह जब हम मना रहे हैं। शारदा जी, गुफ्तगू का आगाज़ मैं सबसे पहले आपसे करना चाहूँगा कि जब हम आज़ादी की बात करते हैं तो ज़ाहिर है एक बड़ा ज़माना, एक बड़ा वक्त हमारे सामने आ जाता है जहाँ से गांधी जी ने इसकी बागडोर संभाली। ये इतिहास तो 1857 से बढ़ता है, लेकिन आते आते जब इसमें तेज़ी आती है, इसमें शिद्दत, तीव्रता आती है, तो वो गांधी जी के आंदोलनों से शुरू होती है। और आप चूँकि गांधी निधि स्मारक से जुड़े रहे हैं और इसके अलावा भी गांधी जी का लिटरेचर आपके सामने है, तो हमारे नई जनरेशन को ये बताइए कि ये जो योगदान गांधी जी का और उनके समर्थकों का या उनके साथ जिन लोगों ने आज़ादी का झंडा बुलंद किया, उन लोगों का आज की जनरेशन पर किस तरह से असर पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। अगर पड़ रहा है तो क्या उसका असर ज़्यादा है, अगर नहीं पड़ रहा है तो क्यों कम हो रहा है? सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों को और ख़ासकर दूरदर्शन को भी मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस टॉपिक को चुना और ये 75वीं वर्षगांठ के ऊपर इन्होंने कई प्रोग्राम किए। आज भी उसी प्रोग्राम के तरह हम बात करेंगे। जैसे शम्स जी आप पूछ रहे हैं कि आज़ादी की लड़ाई बेसिकली वाकई ही 1857 में शुरू हो गई थी, लेकिन इसकी असली बागडोर जब गांधी जी ने संभाली अपने हाथों में, वहाँ से शुरुआत हुई। उन्होंने कई लोगों को जोड़ा। हम कंपैरिजन कई बार करने लग जाते हैं कई शख्सियतों से, जैसे सुभाष जी के साथ या भगत सिंह जी के साथ, लेकिन इनका थीम सबका एक ही था, चाहे किसी का किसी तरह था, किसी का किसी तरह था। क्योंकि मेरा जन्म ही ऐसे परिवार में हुआ कि मेरे पिताजी, उन्होंने जेल काटी आज़ादी के समय, गांधी जी के साथ रहे। मेरी माता जी ने जेल काटी, उन्होंने भी गांधी जी और विनोबा जी के साथ रहे। तो इसलिए जो इस समय है, मैं नहीं समझता कि हम जो गांधी जी चाहते थे या मेरे पिताजी कई बार
लोग उनसे, आप जैसे लोग मिलने आ जाते थे, इवन गवर्नर जितने भी आते रहे सभी उनसे मुलाकात करने आते थे घर में। तो वो ये कहा करते थे, जो जिस आज़ादी के लिए हमने सोचा था वो आज़ादी अभी भी नहीं हमें मिली। क्योंकि उनकी सोच थी भी, हम चाहते थे अगर जब हम आज़ाद हो जाएं तो लोगों को लिए खुशियां मिलें, वो देखें भी हम आज़ाद होकर किस तरह आगे अपने कदम बढ़ा रहे हैं। लेकिन आज भी जब हम देखते हैं दुनिया में किस तरह के हालात हो रहे हैं, खासकर दुनिया में तो चलो जो हो रहा है हमारे, पहले तो हमने अपने भारत में देखा। जी जी। भारत में अभी भी जब हम रोज़ न्यूज़ पढ़ते हैं या जो चैनलों पे खबरें सुनते हैं तो मन बड़ा दुखी होता है। क्योंकि मेरी अब लगभग 77 साल की उम्र है करीब। तो मैं जब अपने पिताजी मेरे इंटरव्यू दिया करते थे, मैं उनकी बातों का बड़े गहराई से सोचता हूँ कि वाकई वो सही। मैं हालांकि उस समय सोचता था भी ये गलत शायद कह रहे हैं, क्योंकि उस समय युवा थे हम भी। तो लेकिन जब अब मैं सोचता हूँ वाकई ये सही था। अब मैं गांधीयन फिलॉसफी से भी जुड़ा रहा। जी जी जी। अब मैं खादी से जुड़ा हूँ, कई संस्थाओं में खादी के वहाँ चेयरमैन और एडवाइज़र भी हूँ खादी का। लेकिन अब खादी कोई गांधी जी की देन थी, खादी ये आज़ादी के लिए ही थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो बेसिकली जो गांधी जी का, आप सभी जानते ही हैं, मैडम जानती हैं, आप जानते हैं, गांधी जी भी बैरिस्टर थे। लेकिन कहाँ से उनकी सोच बदली। अगर वो साउथ अफ्रीका ना जाते, वो गाड़ी से उनको वो ना उतारते फेंकते, तो शायद ये सोच भी उनकी भी ना बनती। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो एक दफ़ा हमारे पिताजी बताते हैं कि उनकी सोच किस तरह थी। एक बार उन्होंने कोई प्रोग्राम रखा जैसे, तो कुछ लेडीज़ को भी बुलाया उन्होंने। तो बा को उन्होंने बा की ड्यूटी लगाई, आप लेडीज़ इकट्ठी करके लाओ। तो वो जब बा उनको लेने गई तो एक घर में गई, 4 औरतें थी उस घर में। तो 4 औरतों के पास एक ही साड़ी थी। तो उन्होंने जाके बताया भी आप लाए नहीं। कहते लाऊं किसको, एक साड़ी है उस घर में। तो मैं क्यों बताना चाहता हूँ कि गांधी जी की सोच वहाँ से बदली। उस दिन से जो उन्होंने लंगोटी या धोती धारण की, ये उस दिन से सोच बदली उनकी। तो उनको ये दिमाग में आ गया था अब इसको आज़ादी करवानी है। मतलब उसके पीछे शारदा जी, अगर आप जो फरमा रहे हैं गुफ्तगू, उसके पीछे उनकी फ़िलासफ़ी ये थी कि इस मुल्क में जब तक सारे लोग वस्त्रधारी नहीं होंगे, बिल्कुल, तो हम कैसे पूरे कपड़े पहन सकते हैं। ये उसके पीछे चरखा भी तो उन्हीं की देन था ना। बिल्कुल, चरखे से तो जागृति लाए वो। अच्छा, गांव-गांव में चरखा पहुंचा दिया। आपने चरखे की बात की, उसके पीछे भी उनकी सोच यही रही होगी कि जब हर इंसान अपने घर में सूत कातेगा और कपड़ा बुनेगा तो एक तरह से उसको काम भी मिलेगा। बिल्कुल, उसको अपने पहनने के लिए वो चीज़ें भी दस्तयाब होंगी। डॉक्टर साहब, आपसे मैं अर्ज़ करना चाहूँगा, आप यूनिवर्सिटी से, आप तालीम से, एजुकेशन से जुड़ी हुई हैं। ज़ाहिर है हर साल आपके यहाँ स्टूडेंट बच्चे आते हैं और नई नई तरह की, नई नई सोच के बच्चे आते हैं। आज के ज़माने में जो नई जनरेशन आ रही है, ज़ाहिर है जो 47 के बाद, 50 के बाद जो बच्चे आ रहे हैं, और ख़ास तौर से आप जो 20, 25, 30 साल पहले की जो जनरेशन आ रही है, उसमें हमारी स्वाधीनता संग्राम की क्या फ़िक्र है, क्या सोच है, वो किस तरह से इसको समझते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि हम अपनी पुरानी विरासत को खोते जा रहे हैं, या उनको इससे कोई मतलब ही नहीं है। मैं चाहूँगा कि उस पर्सपेक्टिव में आप ज़रा सा बताएं हमारे दर्शकों का क्या सूरत हाल है। देखिए, ऐसा है कि अगर हम बच्चों से बिल्कुल ही एक ऊपरी सतह पर बात करते हैं तब तो मायूसी होगी। हम कहते हैं जी आपने भगत सिंह का नाम सुना, और फिर उसके बाद जब कोई ख़ास दिवस होता है उस दिन पे सब पीली पगड़ी धारण कर लेते हैं, ये सब होता है। लेकिन हमें ये लगता है कि क्या ये अंदर उनकी रूह तक जाती है ये बात? हाँ। तो उसमें मेरा जवाब होगा कि कहीं ना कहीं जाती है। क्योंकि अगर आप देखें तो आज की जनरेशन बहुत ज़्यादा अब सोचने लगी है सोसाइटी के बारे में। इफ़ यू लुक एट द रिकॉर्ड ऑफ एनजीओज़ जो हैं यंगस्टर्स ज़्यादा बना रहे हैं, एनजीओज़ में वॉलंटियर कर रहे हैं। जितनी भी ये सोशल वेलफेयर की स्कीम्स हैं, स्टूडेंट्स जाके इंटर्नशिप्स करते हैं। तो कहीं ना कहीं चाहे उन्हें मालूम नहीं है कि ये कहाँ से आ रही है विचारधारा, लेकिन वो बंधे हुए हैं। दूसरा है कि जब ये आज़ादी का पूरा हम जश्न मनाते हैं या बात करते हैं, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसिप्लिन है मैनेजमेंट का जिसका नाम है चेंज मैनेजमेंट। एवोल्यूशन का जो पूरा प्रोसेस है
वो है प्रोसेस ऑफ चेंज। धीरे धीरे हम सब वानर से लेकर आज जो हैं चेंज से ही है ना। बिल्कुल बिल्कुल। अब वो पीरियड था जिसको हम कहते हैं कॉलोनियल पीरियड, जब आधी दुनिया के देशों को लड़ना पड़ा, स्ट्रगल करनी पड़ी अपनी फ्रीडम पाने के लिए। उसके बाद आया वक्त राष्ट्र निर्माण का। ठीक बात है। तो अब क्या है, अब हमारे बच्चों को भी ये बात बतानी होगी कि बेटा अब हमें राष्ट्र निर्माण के कार्य की तरफ बढ़ना है, उसके लिए आपकी ये अप्रोच होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। अगर हम सब लीडर्स और टीचर्स मिलकर उनको ये बोलें कि आज़ादी अब लड़ना नहीं है, आज़ादी अब शहीदी नहीं है, आज़ादी अब है अपने छोटे छोटे कार्य से, छोटे छोटे कदमों से आप अपने देश को एक अच्छे देश की तरफ ले चलें, जहाँ पे आपको एक कॉन्शियसनेस है कि आपकी ड्यूटी क्या है। अब जैसे हम ये आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, अब ये भी तो कहीं ना कहीं गांधी जी से ही जुड़ा हुआ है। बिल्कुल ठीक। और आप अगर देखें कि ये जो कोविड के पीरियड में जिन बच्चों ने बहुत ज़्यादा काम किया है, वाकई वो उन्होंने आत्मनिर्भरता से किया। और जब मैं डीन एलुमनाई रिलेशंस थी तब डेली बेसिस पे मेरे पास 3, 4, 5, 6 बच्चों के फ़ोन आते थे, हम कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, कैसे करें। कई जा रहे थे बुज़ुर्गों को मिलने जो घर में अकेले थे, कई थे जो फ़ोन पे डिप्रेस्ड लोगों से बात करते थे, कई थे जो अपने हाथों से खाने के पैकेट बनाकर मार्केट में जाकर बांटते थे। तो इसलिए ये हम नहीं कह सकते कि हमारी जो यंगर जनरेशन है उसने निराश किया। बहुत अच्छी बात कही आपने दीप्ति जी। मतलब ये कि हम इसका नतीजा ये निकाल सकते हैं आपकी गुफ्तगू से कि नई जनरेशन में हमारे यहाँ ये एहसास बढ़ा है कि हमें किस तरह से अपने मुल्क की तरक्की और उसको प्रगतिशील बनाने के लिए अपना योगदान देना है। और ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। और वैसे भी कहा यह गया है कि जो जनरेशन अपने पूर्वजों की असास को, उसके असासे को याद नहीं रखती, वो मुल्क या वो कौम ख़त्म हो जाती है, तबाह हो जाती है। बिल्कुल। शारदा जी, आप चूँकि खादी ग्राम उद्योग और एक बड़ा आपका तजुर्बा रहा है गांधी जी की फ़िलासफ़ी और उसके सिलसिले में, और ज़ाहिर है अभी तक माशाल्लाह आप उन संस्थाओं से, उन एजेंसी से जुड़े हुए हैं, काम भी कर रहे हैं। मैं अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए आपसे ये जानना चाहूँगा कि आज की आज़ादी के माहौल में हमारी हुकूमत की तरफ से आज़ादी को बरकरार रखने के लिए जो योजनाएं या जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं, क्या वो हमारे उन लोगों तक पहुंच पा रहे हैं जहां हमें पहुंचना चाहिए? क्योंकि हमारी आज़ादी, सिर्फ आज़ादी ये नहीं है कि हमने गुफ्तगू कर ली, बात कर ली, नहीं, आज़ादी के पीछे एक जज्बा ये होना चाहिए। ये है जो मैं समझता हूँ कि हर इंसान जब सुबह उठे तो एक दिली सुकून को लेकर उठे, और जब शाम को सोए तो बहुत ही इत्मीनान और सेटिस्फेक्शन के साथ वो सोए। ये मैं समझता हूँ कि मुल्क की आज़ादी का जज्बा ये होना चाहिए, और इस तरफ आप रोशनी डालिए। ऐसा बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने। कोशिश तो नज़र आती है, कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली आगे क्या होता है वो समझना बड़ा मुश्किल है। सरकारें बहुत स्कीमें भी लाती हैं, कई कुछ करती हैं, जैसे मैडम ने कहा यूथ जो आज का हमारा है आगे आ रहा है, लेकिन मैं इनकी बात से सहमत हूँ, लेकिन पूरा यूथ नहीं आ रहा। कुछ % हैं लोग जो उसमें आगे आ रहे हैं, लेकिन मैं जैसे मैडम हैं, इन जैसी और भी जो चाहे प्रोफेसर्स हैं या स्कूल के प्रिंसिपल्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, मैं तो कहता हूँ ये स्कूल में हर एक में ये बातें जानी चाहिए। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में, जैसे हमारे टाइम में एक पीरियड होता था धर्म शिक्षा का, जी जी, तो ये भी एक तरह से धर्म शिक्षा ही है। उनको पता चले बच्चों को आज़ादी हमने किस तरह लिया, इसको कैसे संभाल के रखना है। जो पुराने लोग हमारे गीत गाते थे, इसको रखना, तो वो दिन मतलब संभालना किसने है? बच्चों ने ही संभालना, जो आने वाला यूथ है। तो गवर्नमेंट ऐसी बात नहीं, स्कीमें लाती है, बड़ी अच्छी ला रही है, लेकिन उसका किस तरह से इस्तेमाल होना है ये बड़ा मुश्किल है समझाना आगे। तो मैं कई बार आगे भी कहा है, हमें कम से कम जो हमारे NGOs हैं, जैसे मैडम ने कहा है
कोई ज़रूरी नहीं जो युवा NGO हैं वो भी आए आगे, जो हमारे जैसे जिनकी संस्थाएं हैं वो भी आगे आएँ, तो वो स्कूलों में जाके इनको बताएं कि भगत सिंह ने 22 साल की उम्र में, आजकल 22 साल का लड़का क्या होता है, बिल्कुल वो बिल्कुल 23 साल की उम्र अभी पूरी नहीं हुई थी उनकी, यस यस तो वो इस दुनिया को अलविदा कह गए और 500 किताबें पढ़ गए वो इतने पीरियड में। आज कोई यानी 5 नहीं पढ़ सकता। आप शारदा साहब उस तरफ इशारा कर रहे हैं जहां पर जो अभी की जो वर्तमान स्थिति है उसमें वो चीज़ पैदा नहीं हो पा रही है। भगत सिंह आपने कहा 23-24 साल में तो उनको फांसी पर चढ़ा दिया गया था, पूरे भी नहीं हुए थे। जी हाँ, और इतनी किताबें पढ़ गए और कहा यह जाता है और तारीख़ की किताबों, इतिहास की किताबों में लिखा हुआ है कि जब उनको फांसी के लिए ले जाया जा रहा था, जब भी वो कोई किताब पढ़ रहे, लेनिन की किताब पढ़ रहे थे, तो यानी इस जज्बे और इस शिद्दत के साथ अपने आप को समर्पित कर देना, ये एहसास मैं समझता हूँ आज के माहौल में है, तो नई जनरेशन में है, बच्चों में है, लेकिन इसकी पहुँच उस लेवल तक नहीं है जहाँ होनी चाहिए। आपने बहुत खूबसूरत इशारा किया कि हमारा ये काम बुनियादी तौर पर शुरू होना चाहिए, और जब तक ये नहीं होगा। आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ। पीछे मैं इधर गुरदासपुर की तरफ गया तो वहाँ एक स्कूल है, तो वहाँ मैडम आप हैरान होंगे भी वहाँ कोई टीचर नहीं है। अच्छा। बच्चे ही बच्चों को पढ़ाते हैं, वाह। और बच्चे ही सारा खाना वगैरह बनाते हैं और सर्व करते हैं। मुझे वो वहाँ के हेड थे सरदार जी, वो कहले सर आज आप सारा दिन रुकना हमारे पास, आप देखो यहाँ का सारा प्रोग्राम। तो मैंने देखा, मुझे अच्छा भी लगा। तो जब लास्ट में उन्होंने सारे हाल में इस तरह बच्चे कहते कुछ आप बोलिए, तो मैंने बोलते बोलते गांधी जी के ऊपर जब बात शुरू की, तो मैं कहा बेटे आप गांधी जी के चरखे को तो जानते हो? तो लड़कियों ने सभी ने कहा, हाथ खड़ा किया हाँ। मैं कहा आप चरखा काटना पसंद करोगे? क्योंकि अब गांव में चरखा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे टाइम में हमारी नानी दादियाँ चरखा काटा करती थी, अब कोई नहीं है वहाँ पर, सिर्फ दिखावा ही है। तो मैं तो एक बार प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमारे 500 चरखे दिए थे लुधियाना में, मैं उनको कहा भी था, मैं कहा सर आप चरखे दे रहे हैं लेकिन ये चलने कहाँ हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मैंने पूछा, मैं कहा बेटे आप काटोगे? लड़कियों ने हाथ खड़ा किया। मैं कहा सच्ची काटोगे? कह रहे हाँ। तो मैंने 25 चरखे वहाँ भिजवाए। तो उसके बाद मैंने कुछ देर बाद अपने सेक्रेटरी को भेजा, मैं कहा गुरपाल जाके वहाँ राउंड लगा कर आओ, देखो भाई चरखे कहीं ये तो नहीं कबाड़ में ही पड़े हो। वो कह रहे सर उन्होंने एक चरखा हब बना दिया, बकायदा कताई होता है, उनका पीरियड लग गए हैं। और मुझे इतनी खुशी हुई ना उस दिन भी हमारे यूथ में जागृति वाकई पैदा हो रही, जैसे मैडम ने कहा वाकई यूथ है ऐसा, ऐसे कुछ नहीं। तो मैंने कहा उनको सरदार जी को पूछो और चरखे चाहिए, अगर और चाहिए तो मैं 50 और भेजूं। यानी ये शारदा साहब ये एक उम्मीद बनती है, बिल्कुल एक आस है कि जाहिर है हम अपनी कोशिशों को जब आगे बढ़ाएंगे तो उसके नतीजे भी पॉजिटिव ही निकलेंगे और निकलने चाहिए, क्योंकि हम चीज़ें इसी तरह से बढ़ती हैं। हमारा मुल्क बहुत बड़ा मुल्क है जहाँ 1600-1700 तो बोलियाँ ज़बानें बोली जाती हैं, और बोलियाँ पता नहीं कितनी हैं, कितने पहनावे हैं, कितनी ग़िज़ाएँ हैं, कितने खाने हैं, कितने किस्म के चेहरे हैं। मतलब एक बड़ा मुल्क और उस बड़े मुल्क में एक फार्मूला नहीं चल सकता। आपने बहुत अच्छा इशारा किया। दीप्ति जी आपका ताल्लुक़ चूँकि यूनिवर्सिटी से ज़ाहिर है, मैं आपसे गुफ्तगू ये करना चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को, देखने वालों को ये बताएं कि जब आप कोई फंक्शन करती हैं, कोई किसी मौजू को लेकर, किसी शीर्षक को लेकर कोई फंक्शन, चाहे वो पोइट्री का हो या किसी प्रोज़ पर आधारित हो, कोई फिक्शन का हो, तो क्या आपके जहन में कहीं ये रहता है कि आज के माहौल में बच्चों को हमें थोड़ा थोड़ा ज्ञान इस तरफ भी देना चाहिए, इस तरह आज़ादी के या आज़ादी की लड़ाई के लोगों की तरफ, या मुल्क की तामीर की तरफ, उसका जो निर्माण है उस तरफ, क्योंकि इसके बगैर तो हमारा कोई काम पूरा हो ही नहीं सकता। नहीं हो सकता, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए जो हम बात करते हैं ना शिक्षा की, कि बच्चों को कुछ सिखाना है, उनको सिर्फ कहने से नहीं होता। आपको उस वक्त उनको एक ऐसी टीम में बांधना है जहाँ पे एक स्पिरिट बन जाए। बिल्कुल ठीक है। और दूसरा, उन्हें ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि मैं जो ये काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये एक बहुत बड़े काम का हिस्सा है। और ये हिस्सा कहीं ना कहीं राष्ट्र के काम के साथ जुड़ रहा है। बिल्कुल तो इसलिए वो जो विज़न है हर चीज़ की, जैसे आपको याद होगा कि एक हमारे यहाँ कवि सम्मेलन हुआ था, जी, जिसमें हमने सब
विमेन पोइट्स को बुलाया हाँ, था, कवित्रियों को yes, बुलाया yes, था, yes. और आपने उसका जी, बहुत जी. बढ़िया स्टेज मैनेजमेंट करी थी। तो वो उसके लिए जब इनको बुलाया तो बच्चे बात करने लग गए कि मैम, हैव विमेन ऑलवेज फाउंड अ प्लेस इन लिटरेचर? हाँ. क्या स्त्रियों को हमेशा साहित्य में एक जगह मिली है, एक इज्जत मिली है? तो वहाँ से जब ये डिस्कशन शुरू हुआ तो कई बच्चे पास्ट के एग्जाम्पल्स लेकर आए, और वहाँ से उन्हें एक चीज़ पता चली कि हमारे देश में जो भी वुमेन राइटर्स हैं उनको अपना प्रॉपर इज्जत, जगह सब मिला है, जबकि वेस्ट के कई देशों में नहीं मिला, उन्हें वहाँ नाम बदल कर भी लिखना पड़ा था। सो मैं समझती हूँ कि ये छोटी सी बात भी, छोटी सी जानकारी, वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी ठीक कि फरमाया। इन स्टूडेंट्स को ये चीज़ समझ आ गई। दूसरा है कि जैसा आप जानते हैं हर इवेंट के हिस्से होते हैं, तो उसको हिस्सों में डिवाइड किया जाता है कि भाई आप स्टेज के साथ हैं, आप खान पान के साथ हैं, आप गेस्ट का ध्यान रखेंगे। जब इस प्रकार के ये ऑर्गेनाइजेशन सीखते हैं ना, तो वो घर में भी लेकर जाते हैं हाँ. उस ऑर्गेनाइजेशन की लर्निंग, और वो सोसाइटी में भी लाते हैं। अब जो एज अ सिटीज़न मैं समझती हूँ कि आज की तारीख में हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए जो जाकर अपनी जान दे दुश्मन के आगे। ऐसे लोग चाहिए जो सड़क पे चला जा रहा है और वो देखता है कि कोई कचरा फेंक रहा है तो वो उसको मना कर सके कि देखिए ये आप गलत काम कर रहे हैं। बिल्कुल, तो ये सिविक सेंस इनकलकेट करनी, ये आज़ादी का हिस्सा है बहुत ना? बड़ी बात कही है आपने, बिल्कुल सही फरमाया। आज़ादी का मतलब यही नहीं, आज़ाद तो हम हो गए आज से आज़ादी को 75 साल संभालना पहले। कैसे? हाँ, आज़ादी के बाद का जो प्रोसेस है असल में उसका काम बहुत बड़ा है। और शारदा जी, अब आप जो फरमा रहे हैं, जो आप गुफ्तगू कर रहे हैं, उसकी तरफ इशारा आपका यही है कि आज़ादी को रखने का काम बहुत, और आज़ादी रखी जाएगी आने वाली जनरेशन से ही। जो नए लोग आएंगे, नए बच्चे आएंगे, और जब वो हमारी इतिहास को जानेंगे, समझेंगे और डीपली उसमें जाएंगे, और उन्हें उन मुश्किलात का पता चलेगा कि किस तरह से हमारे बुज़ुर्गों ने अपनी जानों को गंवा कर अंग्रेज़ों से ये आज़ादी ली, और उसके बाद अब हमें क्या करना है, अपने मुल्क को किस तरह से साफ़, सुंदर, स्वच्छ और एक तवाना, एक तंदुरुस्त और सेहत के साथ, एक अच्छी एजुकेशन के साथ आगे बढ़ाना है। ये सबसे बड़ा काम है। मैं चाहूँगा कि गुफ्तगू हमारी कम हो रही है, 1-2 मिनट में आप शारदा साहब ये फरमा दें कि हमारे ट्राई सिटी के अंदर और ख़ास तौर से चंडीगढ़ के अंदर हमारी आज़ादी के इस जश्न को हम किस तरह से और परिपक्व और ज़्यादा असरदार बना सकते हैं। ऐसा है, ये बेसिकली तो सभी का ये जिसे कहते हैं साझा काम या जॉइंटली काम है करने के लिए। चंडीगढ़ में जैसे मैडम ने बताया सफाई का किसी समय बहुत चला था ये सफाई अभियान भी, लेकिन मुझे फिर कहते हुए बड़ा महसूस होता है धीरे 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 ख़त्म होता गया। अब फिर वही गंदगी शुरू हो गई। किसी समय था भी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर तो एक प्रोग्राम दे देते हैं लेकिन उसे चलाना और करना हमारा काम है। तो मैं हमेशा कहता हूँ जो भी काम है जब आप अपने घर से शुरू करोगे तो तभी कामयाब होगा। घर से शुरू करो, स्कूलों से शुरू करो, कॉलेज से शुरू करो, यूनिवर्सिटी से शुरू करो, दफ्तरों से शुरू करो, अपने जो ऑफिस में बैठे हैं। मैं ऑफिस में भी देखता हूँ लोग खाना खाते हैं, वो कागज़ अखबार का होता इकट्ठा करके वहीं नीचे फेंक देते हैं। ये एक कल्चर हमारा। दीप्ति जी, आप आपसे भी मैं 1 मिनट के अंदर ये चाहूँगा कि इसको किस तरह से हम प्रमोट कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं आप? देखिए, इन पिछले 5-6 सालों में जितना ज़्यादा ये डिजिटलाइजेशन हुआ है सोसाइटी का, अब आप देखिए एक डोमेस्टिक वर्कर के हाथ में एक छोटा सा स्मार्टफोन है, उसका बैंक अकाउंट है, उसका आधार नंबर है। ये एक किस्म की रेवोल्यूशन है, इसका इस्तेमाल करना होगा। अब ट्राई सिटी का एक छोटा सा एग्जांपल आपको देती हूँ। स्मार्ट साइकिल्स इन्होंने जो इंट्रोड्यूस करे, हर जगह रखे, कोई 2000 की तादाद में है ये। इसमें से 150 साइकिल ऐसे हैं जो बुरी तरह डैमेज हो गए, किसी के टायर निकाल लिए, बैटरी निकाल ली, ये सब हो गया। इन चीज़ों को रोकना होगा, और उसके लिए हमें वी विल हैव टू रीच आउट डिजिटली, क्योंकि हमारी अब पॉपुलेशन ऐसी हो गई है कि वो फेस टू फेस वाली बात है, वो तो बहुत टाइम लग जाएगा।
तो दोस्तों, आपने देखा कि हमारी आज़ादी तो हमें हासिल हो गई, हमने वो सारे काम कर लिए, लेकिन अपनी आज़ादी को बरकरार रखना भी एक बड़ा कमाल है। इंसान बुलंदी पर तो पहुंच जाता है, लेकिन बुलंदी पर रुके रहना असल में ये बड़ा मुश्किल काम होता है। इसलिए हमें इस बात की तरफ पूरी तरह से ध्यान देना होगा कि हम अपने मुल्क को किस तरह से ऐसा बना सकें कि दुनिया के तमाम मुल्कों में अफजल और आला बने, हमारी बात को सुना जा सके, हमारे लोगों का वहाँ पर प्रभाव हो, असर हो। मुझे अपनी बात को ख़त्म करने से पहले 6 मिसरे याद आ गए कि गंगा की स्याही से लिखी है ये कहानी, गंगा की स्याही से लिखी है ये कहानी, कश्मीर के पेड़ों के कलम की है ज़बानी। बहुत अच्छे। जिस हुस्न पे मरती मीरा थी कभी इसकी दीवानी, नानक ने जिसे बोलने को अपनी दी बानी, ये कृष्ण की धरती है, ये चिश्ती का वतन है, कहते हैं जिसे हिंद, यही गंगो जमन है। बहुत अच्छे दोस्तों, गंगा जमुना और हिमालय का ये मुल्क बहुत छोटा और बहुत ही कम बातों में सिमटने वाला मुल्क नहीं है। आज़ादी को किस तरह से हमें संभालना है, आज़ादी को किस तरह हमें बरकरार रखना है, अपने पूर्वजों की ज़िंदगी को किस तरह से आगे फैलाना है, असल में ये काम बहुत बड़ा है। और जब तक ये काम हम आगे लेकर नहीं जाएंगे, हम अपनी नई जनरेशन को, आने वाली नस्लों को नहीं बताएंगे, हम अपने काम में नामुकम्मल रहेंगे, अधूरे रहेंगे। इसलिए हमारी आपसे दरख्वास्त है कि अपने इस जश्न को मनाइए तो, लेकिन इस जश्न में अपनी बिरादरी को, अपनी कौम को, अपने मोहल्ले वालों को और अपने उन लोगों को ज़रूर शामिल रखिए जो आज़ादी के माने को नहीं समझते। इन मानों को जानना बहुत ज़रूरी है। इस उम्मीद के साथ कि हमारा ये प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा और हमें अपने राय से नवाजेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक बात और याद रखिए, ये कोविड का ज़माना है, सोशल डिस्टेंसिंग हमें लगातार करनी है और जब तक हम ये नहीं करेंगे हम मुश्किलों में आ सकते हैं। देखिए, हमारी जेब में अभी भी ये रखा हुआ है, जब हम लोग स्टूडियो से निकलेंगे तो ये मास्क पहनेंगे। आप लोग भी इस मास्क को लगाइए और मुश्किलों से और परेशानियों से बचिए, उम्मीद के साथ कि आप हमारी बात को अहमियत देंगे, मानेंगे और हमारे इस प्रोग्राम को देखकर हमारे हौसला अफजाई करेंगे, हमारी बातों को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।